हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ममता, दिव्यांशु, श्रवण, सुधीर, वंदना, दक्ष, अक्षय, श्रेया, साहिल एंड रेस्टॉल। तो चलिए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर, दिस इज द लास्ट लेक्चर, प्लीज टेल। नहीं बच्चा, ये लास्ट लेक्चर नहीं है, अब इसमें बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। ये हमारा शायद थर्ड लास्ट या फिर सेकंड लास्ट हो सकता है, पर अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। अक्षय, शशिकांत पांडे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आपका मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर ध्यान आपका जो रहता है थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है। इसी वजह से मैं जब एक चीजों को आपको समझाता हूँ तो फिर आपसे फिर से वही सवाल आप फिर से पूछते हो। तो अपने दिमाग को एकदम प्रॉपर कंसंट्रेट करिए। तो आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक सेम रहेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और L1 एस्पायर वाले पार्ट को स्किप करते हैं, डाउनलोडिंग पार्ट को स्किप करते हैं। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था, उसका डिफिनेशन दिया था, एंड वेरियस टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया था कि कौन कौन सा टेम्परेचर स्केल होता है और उनके बीच में रिलेशनशिप में भी मैंने आपको बता दिया था। सर, आज बहुत दिन बाद क्लास क्यों बेटा? बहुत दिन बाद क्लास इसलिए क्योंकि बीच में मेरी क्लास नहीं लगी थी, ठीक है। पर क्लास अब रेगुलर रहेगा। वैसे हफ्ते में तो कम से कम एक क्लास तो मेरी लगेगी, और मैं तो डिमांड करता हूं कि हफ्ते में 2 क्लास लगनी चाहिए। तो एक ना एक तो क्लास लगेगी ही लगेगी। पर आगे हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 क्लास लगे। तो हमने टेम्परेचर के बारे में आपको बताया था, और जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप लोग उस सवाल का जवाब खोज के लाइएगा। कोई बता सकता है कि सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था? ठीक है, सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था, कोई आप बता सकते हैं कि क्या था सवाल? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था, और ऐसे सवाल को ज्यादातर बच्चे जो होते हैं मिक्स कर देते हैं, वो ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। पर मैंने कुछ पूछा था, और वही सवाल जो है मैं आपसे रिपीट करता हूं ब्रेन अप वाले सवाल में, वार्म अप योर ब्रेन वाले सवाल में। Why the term degree is not used in Kelvin scale? बता। वेरी गुड सुधीर, आप ही से हम पूछते हैं। साहिल, कि क्यों डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं केल्विन स्केल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन इसका आंसर अपने साथ लेके आया है, और कौन कौन ये सोच रहा है कि सर आंसर बताएंगे तब हमें पता चलेगा? वेरी गुड वंदना, दक्ष, सबने तो कर लिया है। सर आप ठीक तो थे? बिल्कुल बेटा, हम तो सही हैं। आप लोगों की दुआ बनी रहेगी तो हम हमेशा सही रहेंगे, आप लोगों की क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, हम आपकी क्लास लेते रहेंगे और अच्छे से आपकी क्लास लेंगे। सुधीर बोल रहे हैं कि बिकॉज सेल्सियस इज इन नेगेटिव। नहीं, ये जस्टिफाइबल आंसर नहीं है। सेल्सियस नेगेटिव में है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। कोई और ट्राई करेगा? हाँ श्रेया, क्या है आंसर आपके पास? केल्विन डजंट यूज डिग्री बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल विद अ डेफिनेट एंड पॉइंट। ये थोड़ा सा सही है, ये थोड़ा सा सही है। बिकॉज 100 डिग्री इज द लास्ट डिग्री। नहीं बेटा, 100 डिग्री लास्ट डिग्री नहीं होता है, 100 के ऊपर भी जाता है, बहुत ऊपर जाता है। जैसे कि अगर हम आयरन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट समथिंग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1545 1545 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 इज नॉट द एंड पॉइंट इन द डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकॉज इफ वी मेजर एनी ऑब्जेक्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू तो मिलता ही है। केल्विन स्केल जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखता है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो आपका नेगेटिव स्केल भी रखता है। अब मैं आपका एकदम आंसर बताता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है, और उस रीजन को समझने की कोशिश करिएगा। जो डिग्री सेल्सियस होता है या सेल्सियस स्केल जो होता है और फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट स्केल नहीं होता है। सबसे पहली बात ये जानिएगा,
कि जो सेल्सियस स्केल होता है और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। बेटा रिफ्रेश करिएगा, वॉइस क्लियर हो जाएगा। रिफ्रेश करिएगा, वॉइस क्लियर हो जाएगा। एक बार सब लोग रिफ्रेश करिए, बताइए मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं है। यस और नो, इज माय वॉइस क्लियर और नॉट, से यस और नो। नालायकों, जब सुनाई नहीं दे रहा है तो सब नो नो क्यों बोल रहे हैं। नाउ क्लियर, ठीक है। आ, सबसे पहला हमने आपको एक टर्म बताया है एब्सोल्यूट स्केल। देखिए दो तरह का स्केल होता है, पहला होता है एब्सोल्यूट स्केल और दूसरा होता है रिलेटिव स्केल। एब्सोल्यूट स्केल और रिलेटिव स्केल, समझ में आ रही है बात है, एब्सोल्यूट स्केल और रिलेटिव स्केल। अब सवाल यह है कि कब हम लोग एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं और कब हम लोग रिलेटिव स्केल बोलते हैं। तो उसका रीजन ये है कि अगर हम किसी चीज की वैल्यू किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालें, किसी चीज की वैल्यू किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालें, then that scale will be called as relative scale. That scale will be called as relative scale. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल my weight is 60 kg, मेरा वजन क्या है बेटा 60 kg है। तो क्या ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा मेरा वजन जो 60 kg है, मेरा वजन जो 60 kg है वो असल में एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, नाउ क्लियर। कभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर सुनाई दे रहा है, कभी बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा गड़बड़ घोटाला है। रिफ्रेश करके आ गए। कुछ दिक्कत है, एक बार इसका ये माइक चेंज कर दो। माइक दिक्कत चल रहा है नहीं है। और टीवी ऊपर वाला खरखर कुछ हो रहा होगा, वही प्रॉब्लम है। वही दिक्कत हो जाएगा बहुत। कुछ और नहीं है ऊपर वाला उसमें सिस्टम में, ऊपर नया वाला निकला था, ऊपर नया वाला निकला था। ओके, थोड़ा सा कोशिश करिए, आज थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। चलो हम सुन रहे हैं, वॉइस तो मेरी बड़े बढ़िया आ रही है। चलो नालायकों, कंसंट्रेट कर, इतना रहेगा, इसको आप मैनेज करिए। हम अगले क्लास में या कल के क्लास में हम लोग एक नए माइक का इंतजाम कर लेंगे। आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा, उतना भी खराब नहीं है। मैं अभी सुन रहा था अपनी बात, तुम लोग एकदम क्या बोलते हैं कि हद लेवल के नालायक हो गए हो। मतलब कि चाहिए एकदम हाई क्वालिटी साउंड चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का ढंग सीखिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि दो स्केल होता है, एब्सोल्यूट स्केल होता है, रिलेटिव स्केल होता है। एब्सोल्यूट स्केल होता है और रिलेटिव स्केल होता है। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब ये होता है कि उसकी खुद की वैल्यू किसी दूसरे के साथ वो रिलेटेड नहीं है। और रिलेटिव स्केल का मतलब होता है कि हमने किसी दूसरे के साथ रिलेट करके हमने अपना कोई वैल्यू बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वजन जो है 60 केजी है, जो 60 केजी जो है वो एब्सोल्यूट स्केल है कि रिलेटिव स्केल। तो हम लोग देखते हैं कि ये असल में एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, ये रिलेटिव स्केल है। किसके रिलेटिव है? 1 केजी के एक स्टैंडर्ड मास के रिलेटिव है। किसका? 1 केजी के एक स्टैंडर्ड मास के रिलेटिव है। हमारे पास एक 1 केजी का मास था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने वजन को कैलकुलेट किया है, तो पाया कि मेरा वजन जो है वो 60 केजी है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्केल। पर जो वो 1 केजी का जो स्टैंडर्ड मास है, उसके पास जो 1 केजी का मास है वो एब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि वो जो है वो एक्चुअल है, उसको हमने किसी दूसरे के साथ जोड़ा नहीं है।
वो अपने पास एक्चुअल मास रखा है, वो एब्सोल्यूट स्केल हो गया। तो दो तरह का स्केल है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब खुद का, रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात? एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैं ये बोल रहा था कि केल्विन स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट स्केल होता है, और जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो रिलेटिव स्केल होता है। हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, तो सेल्सियस स्केल जो हमने डिटरमाइन किया है वो जो है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कुछ टाइप वाइप मत करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि सेल्सियस स्केल जो है वो रिलेटिव स्केल है। और क्यों सेल्सियस स्केल रिलेटिव स्केल है? क्योंकि सेल्सियस स्केल को मैंने वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 0 क्यों होता है? तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऐसे ही फिक्स कर दिया गया बच्चा, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया, उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने वाटर के अकॉर्डिंग 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को हमने फिक्स कर दिया, और इस 0 और 100 डिग्री को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बोलते हैं कि हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को कोरिलेट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्केल। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट का भी होता है कि फ़ारेनहाइट भी एक रिलेटिव स्केल है। जहां पे रिलेटिव स्केल होता है वहां पे हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जो एब्सोल्यूट स्केल, ओके, कनेक्शन फिर से सक्सेसफुल हो गया है मेरे ख्याल से। वीडियो अब आ रहा होगा और ऑडियो भी आ रहा होगा। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर गया। तो रिलेटिव स्केल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा वैल्यू जो किसी दूसरे से हमने डिसाइड किया है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्केल। उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्केल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वजन 60 केजी है, और मेरा वजन जो 60 केजी है वो एक रिलेटिव वजन है। ये एक रिलेटिव स्केल पर हमने आधारित किया है। कैसे? क्योंकि हम अपने वजन को 1 केजी के एक स्टैंडर्ड मास से कंपेयर करें, और हमने देखा कि 1 केजी के स्टैंडर्ड मास से हमारा वजन जो है वो 60 टाइम्स है। कितना टाइम है? 60 टाइम्स। तो इसलिए मेरा वजन जो है वो क्या हो गया? 60 केजी हो गया। और जो हमने वो 1 केजी का जो स्टैंडर्ड मास लिया था वो हमने उसको एज सच लिया है, मतलब कि वो किसी और से डिराइव नहीं है, वो उसके पास उसका खुद का जो मास था। हमने बोल दिया कि ये जो है 1 केजी का मास होगा, उसको हमने बोल दिया स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट स्केल। वो क्या है बेटा? एब्सोल्यूट स्केल। तो एब्सोल्यूट स्केल से आता है हमारा रिलेटिव स्केल। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से आता है हमारा रिलेटिव वैल्यू। तो इसको नोट करिएगा, आंसर नोट करिएगा जल्दी से बच्चा, आंसर नोट करिए। आंसर कुछ इस तरीके से लिखेगा कि सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर रिलेटिव स्केल। सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर relative scale, so degree is used with them. So degree is used with them. Degree is used with them. Whereas absolute scale, that is Kelvin scale, whereas absolute scale, that is Kelvin scale, 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 does not uses degree, does not uses degree. Absolute scale, that is a Kelvin scale, does not uses a degree. श्रेया, फिर से बोलता हूं, सुधीर फिर से बोलता हूं कि सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल
are relative scale. Celsius scale and Fahrenheit scale are relative scale. So degree is used with them. So degree is used with them. Whereas Kelvin scale, Kelvin scale does not use degree. Kelvin scale does not use degree because it is absolute. Because it is absolute. ये एक absolute की तरह काम करता है. मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा. तो shall I move to next slide? Shall I move to next slide? बोल बच्चा, सब लोग यस बोले. ओके श्रवण, दक्ष, नोटेड, वेरी गुड. तो जल्द स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होता है. इट इज डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. यू ऑल पीपल नो अबाउट इट. वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. वैसे टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल होते हैं, पर 3 स्केल हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल. एक और नाम आता है दैट इज कॉल्ड एज रीमन स्केल. कुछ आता है, देखिएगा, सर्च करिएगा. एक और आता है रीमन स्केल, पर वो काम में नहीं आता है. तो एक सेल्सियस स्केल हो गया, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं. केल्विन स्केल के लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं. तो ये भी मैंने आपको बता दिया था. रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्केल. क्या मैंने ये आपको बताया था कि अलग अलग स्केल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? मेरे ख्याल से ये मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशनशिप लिखा जाए तो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं. मेरे ख्याल से ये नहीं लिखवाया था. ओके, याद आ रहा है. तो टेम्परेचर लिख लीजिएगा. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15. क्या 273.15. कभी कभी ये 273.15 लिखा रहता है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है. और कभी कभी हम लोग केवल 273 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हो गया केल्विन एंड सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशनशिप. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273. इंपॉर्टेंट है बेटा, स्केल के बीच में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल. अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशनशिप निकले तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32. यहां पे प्लस है. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. और अंत में मैंने आपको बताया था एक आता है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में भी रिलेशनशिप आता है. कैसे? K minus 273.15 upon 100 is equal to F minus 32 upon 180. ठीक है. तो ये तीनों स्केल के बीच में रिलेशनशिप हो गया. मैंने 3 इक्वेशन लिख दिया है. इन तीनों इक्वेशन को याद करिएगा. एटलीस्ट ये वाला तो एकदम जरूर से याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केल्विन और सेल्सियस, या तो टेम्परेचर केल्विन में दिया जाता है या तो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाता है. दोनों को आपस में इंटरकन्वर्ट करना आना चाहिए. आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. और फ़ारेनहाइट को तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं. और फ़ारेनहाइट केल्विन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर इनडायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर ये इक्वेशन याद रहेगा तभी हमसे सवाल सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है. इक्वेशन के बिना भी हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो नोट कर लिया होगा. तो शैल आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी जल्दी बताइए. स्पीड है वो स्लो है या हम स्लो गति से पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी स्पीड जो एकदम सही है, क्योंकि जितना टॉपिक हमें कवर करना है तो हमने सब कुछ डिवाइड कर दिया है. जुलाई में हम लोग पहला टॉपिक खत्म करेंगे, सितंबर में हम लोग दूसरा टॉपिक खत्म करेंगे, नवंबर में हम लोग तीसरा टॉपिक खत्म करेंगे, और फिर जनवरी फरवरी तक हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे. तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है बेटा. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
कि आज जो है थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगा, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को फेस होगा, पर थोड़ा सा उसको एडजस्ट करिए, अगले क्लास में सही हो जाएगा। हमने ऑर्डर कर दिया है एक नए माइक के लिए। तीसरा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमने बस दोनों को आपस में कोरिलेट कर दिया है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या एक्सप्लेन करोगे? इक्वेशन है, इक्वेशन को तो बच्चे रटते हैं, रट लो, रट लो। ठीक है, बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, इक्वेशन है तो मैथ्स आ जाएगा। लेट्स डू सम प्रॉब्लम। कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट, देखिए तो कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। पहला है, पहला 153 डिग्री सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन स्केल। जल्दी से कन्वर्ट करना है, जल्दी से करिए। तो बच्चा कुछ सवाल देते हैं। (53 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल। और तीसरा है 100 केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से ये तीनों का आंसर लिखिए, जल्दी 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 करिए, तीनों का आंसर लिखिए। 153 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करिए, 53 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, और 100 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करिए। ये मैंने एक आपको रैंडम आपको दे दिया है। जो भी आंसर बनता है उसको लिखिए, जो भी आंसर बनता है उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आंसर बनता है उसको लिखिए, ठीक है, ठीक है। 426.13 भी लिख सकते हैं या फिर केवल 426 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। श्रेया 426.13, डेसिमल के बाद 13 था, डेसिमल के बाद 13 था। पहला तो आसान सा है, दिक्कत आपको सेकेंड और थर्ड में होगी। सेकेंड और थर्ड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए ये नहीं होगा। बस आपको इक्वेशन में पुटअप करना है और कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, इक्वेशन में पुटअप करना है, नथिंग एल्स। इक्वेशन में आपको पुटअप करना है। वेरी गुड अम्बरीश, 11.6 डिग्री सेल्सियस सेकेंड का लग रहा है आंसर आपने बताया है। 1 का तो सभी ने सही बताया है, 426 एकदम सभी ने सही बताया है। श्रेया ने भी बता दिया 11.6 डिग्री सेल्सियस होगा सेकेंड का, बिल्कुल सही। थर्ड वाला भी ट्राई करिए, करते रहिए करते रहिए, ट्राई हार्ड अंटिल यू सक्सीड। वेरी गुड। 35 को 3 से डिवाइड करिएगा तो मेरे ख्याल से 11.6 आएगा। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 11.6 आएगा। वेरी गुड, सेकंड भी सबने कर दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स है, सारे के सारे एक्टिव मोड में हैं और हम यही चाहते हैं। थर्ड वाला ट्राई करिए, 100 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में पुटअप करिए और फिर आंसर बताइए। 100 केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। वेरी गुड, 279 दक्ष, कंफर्म करिए बाकी बच्चे कि क्या दक्ष सही कह रहे हैं, 279 होगा डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कुछ और होगा। वैसे पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ही आएगी। वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर बताया और उसको रिट्रैक्ट कर दिया। पता नहीं रिट्रैक्ट क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता है।
आप लोग रिट्रैक्ट करते हैं क्या? अच्छा 100 केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, -279। अब देखिए करेक्शन है, +279 नहीं होगा, -279 है। श्रेया ने बता दिया, अक्षय, दक्ष और शशिकांत ने 343.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है। देखिए इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। केल्विन स्केल क्या होता है? केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है? 153 है, तो 153 और प्लस करेंगे कितना? 273। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 7 और 5, क्या यही था? 426 था, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। यही आया था? आया था कि नहीं आया था? ओके, तो 153 डिग्री सेल्सियस है और उसमें हम लोग 273 ऐड कर लेंगे तो 6 हो गया, 12 हो गया और 4 हो गया 426, एकदम सही। डिग्री फ़ारेनहाइट 53 है और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने कैसे किया था, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि 53 इज इक्वल टू 9/5 था कि 5/9 था? डिग्री सेल्सियस, हमें डिग्री सेल्सियस पता करना है, डिग्री सेल्सियस +32 क्या था? 9/5 था कि 5/9 था? तो मेरे ख्याल से 9/5 था। तो जब ये 9/5 है तो हमने यहाँ पे 9/5 कर लिया, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर इधर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? सॉरी 9/5 53 था ना, तो 53 माइनस 32, 53 माइनस 32 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, इतना आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा बता बच्चा? 21 इंटू 5 मतलब कि क्या हो गया? 105, 105। तो ये 105 को हमने किससे डिवाइड किया? 9 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 11.6। कितना? 11.6 या 11.7 भी लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया 11.6। एकदम सही किया था, पहला भी सबने सही आंसर बताया और दूसरा भी सबने सही आंसर बताया। तीसरे की बात करते हैं, जब तीसरे की बात करेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली करते हैं। क्या करना है? 100 केल्विन, 100 केल्विन। अच्छा हम लोग इक्वेशन पर ही सीधे पुटअप कर देते हैं ना, जैसे कि ये देखिए ये इक्वेशन है, कितना दिया हुआ है? 100 केल्विन और हमें क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट निकालना है। तो हमने 100 को माइनस किया है 273 से और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से, और दैट विल बी इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? f है, सॉरी ये आपका 5 नहीं है, दैट इज f। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तभी यहाँ पर आंसर आएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, आंसर विल बी द नेगेटिव। आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो 100 माइनस 273 कितना हो जाएगा? -173 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 180। ये आप निकालिए इसको, और ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू f माइनस 32। तो -1.73 और -1.73 को हम लोग किससे करेंगे? 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं 1.73 इंटू 180, तो ये हो गया -311.4, दैट इज -311.4। -32 इधर करेंगे तो यहाँ पे +32 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -311.4 में +32 करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? +32 कर दिया और ये हो जाएगा -279.4, दैट विल बी इक्वल टू -279.4। समझ में आ गया बात? थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा पर हो जाएगा।
वेरी गुड, ममता ने एकदम सही जवाब दिया, श्रेया ने भी सही जवाब दिया, अमरीश ने भी सही जवाब दिया और ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड, बढ़िया, एकदम समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को स्केल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और आना चाहिए भी, क्योंकि 11th क्लास में कन्वर्जन बहुत ही कॉमन सा होगा, क्योंकि आमतौर पे सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करता है, पर कैलकुलेशन के लिए हमें केल्विन स्केल चाहिए, एज यू ऑल पीपल नो। तो चलिए, लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक। कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? जैसे कि हमने 3 स्टेट हमने आपको बताया है। क्या बेटा शशिकांत, फिर से शशिकांत बच्चा मैं बोल रहा था ना कि थोड़ा सा आप दिमाग को कंसंट्रेट करिए। योगा वोगा करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह के टाइम में थोड़ा सा योगा करिए, योगा करेंगे ना तो आपका दिमाग कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, एकदम यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कैसे? हमने आपको बताया है कि 3 स्टेट जो है बड़ा कॉमन है। कौन सा कॉमन है? 2 घंटा करते हैं, वेरी गुड, 2 घंटा करते हैं तो काफी अच्छी बात है, पर 2 घंटा एकदम सीरियस मोड पे करते हैं ना, मतलब कि ये तो नहीं कि इधर उधर ध्यान देते रहते हैं। योगा इज अ वेरी डेडिकेटेड थिंग, बहुत ही डेडिकेटेड होके करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, 3 स्टेट हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे लिए एक सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। सवाल ये है, क्या सॉलिड को लिक्विड में, या वाइस वर्सा, लिक्विड को सॉलिड में, या सॉलिड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, या लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया शशि बेटा कि आज थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अगली बार एकदम सही रहेगा, क्योंकि मैं भी एकदम परेशान हो गया हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ तो सुबह से ये दिक्कत आ रही है। अभी 8 क्लास को लिया था, फिर हायर क्लास को लिया था, तो सब जगह ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने बोला है कि अगले क्लास में जब तक दिक्कत पूरी नहीं होगी क्लास हम लगाएंगे नहीं, अपनी तो नहीं लगाएंगे। तो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब ये कि स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी हैव गॉट हम 2 तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, अगर हम चाहें तो टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं? और दूसरा जो तरीका होता है, दैट्स कॉल्ड एज बाय चेंजिंग प्रेशर, हम प्रेशर को भी बदलकर मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमें मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो हमारा पूरा फोकस केवल 2 चीज की तरफ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना भी बंद करिए, ठीक है, कुछ सुनने नहीं दे रहे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, या लिक्विड को गैस में चेंज करना है, या गैस को लिक्विड में, या फिर लिक्विड को सॉलिड में, या फिर किसी तरीके से स्टेट ऑफ मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, तो हमारा पूरा ध्यान केवल 2 चीज पर होना चाहिए। अगर हम उस 2 चीजों में परिवर्तन ले आए तो मैटर का स्टेट चेंज कर जाएगा, मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर जाएगा। हमें केवल 2 चीज पे फोकस करना है, ये तो तरीका है, ये तरीका है। हम बोल रहे हैं केवल 2 चीज को अगर हमने बदल दिया तो मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर जाएगा। वो कौन सा चीज है बेटा? वो कौन सा चीज है? पहला चीज ये है, पहला चीज ये है कि हमें क्या करना है, इंटर पार्टिकल स्पेस को बदलना पड़ेगा। जब तक हम इंटर पार्टिकल स्पेस को नहीं बदलेंगे तब तक मैटर का स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज हो गया कि चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस।
चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस। और जो दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जो दूसरी चीज पर हमें जो वर्कआउट करना पड़ेगा, आपने उसको समझ लिया होगा कि जो दूसरा चीज होगा वो क्या होगा, चेंज इन इंटर पार्टिकल फोर्स। हमें पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी चेंज लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेस को बदल दिया या इंटर पार्टिकल फोर्स को बदल दिया, तो समझ जाइए कि आपका स्टेट भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज कर जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, लिख दीजिएगा, इन ऑर्डर टू, स्टार मार्क करके, इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, in order to change the state of matter, it is achieved by चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस एंड चेंज इन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यह है कि इंटर पार्टिकल स्पेस को और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते बच्चा, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। कि अगर हम चाह रहे हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स को डायरेक्टली एकदम सीधे सीधे चेंज कर दें, वो सब नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग इसको चेंज करते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। कि जब हम लोग टेम्परेचर का सुनिएगा, जब हम लोग टेम्परेचर का बदलाव करते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज करता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करेगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस भी चेंज करेगा। So by changing the temperature, we are changing force of attraction. By changing the temperature, actually we are changing a force of attraction. जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उस चीज के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ता है, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने से चीजें जो होती है वो कमजोर होती है। और जब हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग प्रेशर वी आर चेंजिंग इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं, प्रेशर तो वहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है। लिखेगा, लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, नोट करिएगा, इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्या मैं बोलूं, Shall I speak? ओके, बोल रहा हूं, चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस, चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस, चेंज इन इंटर पार्टिकल स्पेस is achieved by change in pressure. Change in interparticle space is achieved by change in pressure. Change in interparticle space is achieved by change in pressure. Whereas change in interparticle force, whereas change in interparticle force whereas change in interparticle force is achieved by change in temperature. सॉरी बच्चा, ममता को दिक्कत हो रही है, की वॉइस कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, कि अगर दिक्कत होगी तो हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेंगे।
अच्छा, बोर्ड पे हम लिखते हैं कि बच्चे ने एक सोल्यूशन दिया है, तो लिखते हैं एटलीस्ट थोड़ा सा हम आज पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो लिखिएगा चेंज इन इंटर पार्टिकल फोर्स is done by changing temperature. Change in interparticle space is done by in ठीक है। और एक बात और लिखते हैं कि मैंने आपको लिखवाया भी है कि इंटर पार्टिकल स्पेस इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ाएंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। सब बड़ा मजा कर रहे हैं यहाँ पर। ममता नहीं, ब्लूटूथ में भी साउंड क्लियर नहीं है। ओके मेरा है, श्रवण को ब्लूटूथ से करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो वीडियो जब क्लास डिस्टर्ब होती है ना, तो दिमाग में सही में एकदम मन करता है कि क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही सबसे बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि ऑनलाइन क्लास में हम नेटवर्क और टेक्निकल चीज़ों पर हम आधारित हैं। अगर दोनों में से कुछ भी खराब हो गया, नेटवर्क खराब हो गया या फिर हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है वो खराब हो गया, तो सब चौपट हो जाता है। ऑफलाइन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस। ओके, अब बताइए वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर हुई कि नहीं हुई, या कुछ कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ या ना? अब क्लियर हो गया, मतलब कि कभी वॉइस क्लियर होता है, कभी वॉइस खराब हो जाता है। चलिए, सबसे पहला होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने पर हमें कैसे स्टेट में चेंज देखने को मिलता है, कैसे हमें स्टेट को चेंज देखने में मिलता है। जैसे कि सबसे पहला ये है, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एंड दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। लिखते रहिए अपनी कॉपी में, आप लोग नोट करते रहिए। यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज नोट। सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। अब सवाल यह है कि मेल्टिंग की परिभाषा क्या होती है? दो टर्म आता है बेटा, दो टर्म। एक नाम आता है मेल्टिंग और दूसरा नाम आता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक होता है मेल्टिंग और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, और दोनों जो है वो बराबर नहीं होता है।
मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज होता है, पर नहीं। मेल्टिंग एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर का नाम है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है और मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में बताता है। फर्क समझिएगा, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। तो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें या मेल्टिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये देखिएगा, द फिनोमिना इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, कि जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, मेल्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। वेयर एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब ये है कि ओपन एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है, वो स्टैंडर्ड काम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है और जिस टेम्परेचर पे चेंज करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। सर व्हाट इज मेल्टिंग, ममता? ममता, मैंने बताया कि मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, मेल्टिंग is a process in which a solid changes into liquid। जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। बस इतना ही लिखना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेल्टिंग क्या होता है तो आप बताइए कि एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है। कोई आपसे पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो हम लोग बोलते हैं कि वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ममता, बात समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया? एक यहां पे नाम दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, 1 atm होता है। दैट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पास्कल नहीं बेटा, अम्बरीश, पास्कल नहीं, एटीएम होता है। पास्कल इज द अनदर यूनिट। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसमें कि हम लोग सबसे कॉमन यूनिट लेते हैं एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटीएम इज द मोस्ट कॉमन यूनिट। एटीएम इज द मोस्ट कॉमन यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आइस की बात करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी भी कर सकता है, पर जब हम लोग एट नॉर्मल लेवल ओपन एटमॉस्फेयर में आइस को मेल्ट कराते हैं तो पाते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आइस का फ्यूजन पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एटीएम का फुल फॉर्म कुछ नहीं है बेटा, एटीएम एटीएम ही है। एटीएम इज रिटन लाइक एटीएम। एटमॉस्फेयर ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एटीएम इज फॉर एटमॉस्फेयर। एटीएम इज फॉर एटीएम एटमॉस्फेयर से आया। कोई बात नहीं दक्ष, हम आपकी भी दिक्कत को समझते हैं, जैसे कि आप हमारी दिक्कत को समझ रहे हैं तो हम भी आपकी दिक्कत को समझ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे कि फॉर एग्जांपल सी लेवल पर, सुनिएगा कुछ भी मत लिखिएगा,
सी लेवल पर, मतलब कि एकदम समुद्र के किनारे चले जाइए। समुद्र के किनारे बीच है तो बीच पर आराम से बैठ जाइए, खुला एकदम आनंद लीजिए, बीच का आनंद लीजिए। तो जो ऊपर आपके एयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है वो आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाता है, हमें पता नहीं चलता है, पर जो ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर मौजूद है, एयर मौजूद है, वो हमारे बॉडी पर प्रेशर लगाता है। हमने उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया है और हमने बोल दिया है कि ये जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, हमारे बॉडी पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग 1 एटमॉस्फेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एटमॉस्फेयर बोलेंगे। दैट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी पर कोई डिराइव नहीं है, एब्सोल्यूट दे दिया गया है कि आप समुद्र के किनारे लेट जाइए, समुद्र के किनारे जो रेत है, बीच है, उस पर आप लेट जाइए। आपकी बॉडी के ऊपर जो एयर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रेशर विच इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक यूनिट यही होता है। अच्छा, वैसे आज का क्लास जो है हमारा काफी डिस्टर्ब था, हम नहीं चाहते हैं कि और डिस्टरबेंस भरे क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद की चीज जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और फास्ट पेस में देखेंगे, और क्या बोलते हैं कि अच्छी तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। पर आज क्योंकि डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा ही है, जब डिस्टरबेंस ज्यादा होता है तो हमें डबल मेहनत करना पड़ जाता है, और जब डबल मेहनत करना होता है तो हम धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।